करें। देखो बेटा, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था रिलेशन, है ना। सभी लोग जानते हैं रिलेशन के बारे में। आज हम पढ़ने वाले फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है फंक्शन की। फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? फंक्शन जो होता है वो भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। मतलब ये भी एक रिलेशन ही है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल कुछ चीज़ें दे दी गई हैं। अगर वो स्पेशल चीज़ों को हम इसमें यूज़ कर लें तो वो क्या नाम हो जाएगा उसका? फंक्शन हो जाएगा। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है मैंने, ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। रिलेशन बनाने के लिए हमें दो सेट की जरूरत पड़ती है ना, सेट ए और सेट बी की। तो हमारे पास एक सेट ए है और सेट बी है। अब ये रिलेशन है, लेकिन इसको मैं फंक्शन कब कहूँगा? जब मेरे पास एक कंडीशन होगी, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली वन इमेज इन सेट बी। यदि जो सेट ए के सारे एलिमेंट है ना, वो सभी के सभी किससे ज्वाइन होने चाहिए? सेट बी के एलिमेंट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मैंने यहाँ पे सेट ए लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिया मैंने? सेट बी। मैंने सेट ए के एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4, है ना, और यहाँ लिख दिया ए बी सी डी। मैंने 1 को इससे ज्वाइन किया, 2 को बी से मिलाया, 3 को सी से मिलाया, 4 को डी से मिलाया। तो मैं देख रहा हूँ कि रिलेशन जो है ए से बी की तरफ बनाया जा रहा है, क्योंकि रिलेशन जो है ए सेट से बी की तरफ बनाया जाता है। और हमारे पास ये सेट ए का एलिमेंट है और सेट बी का एलिमेंट है। आप मुझे बताओ कि सेट ए का हर एलिमेंट यूज़ हो रहा है? 1 भी यूज़ हो रहा है, 2 भी यूज़ हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि एवरी एलिमेंट यूज़ हो रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का हर एलिमेंट की एक इमेज बन रही है किसके अंदर? सेट बी के अंदर। तो सेट बी के अंदर हर एलिमेंट की एक इमेज है, हर एलिमेंट की एक इमेज है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एक फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये फंक्शन है एक। लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ऐसे करके, एक सेट ए है और एक सेट क्या है? बी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ लिख दिया ए बी सी डी ई, ठीक है। और मैंने कहा कि 1 तो ए से कंबाइन हो रहा है, 2 बी से हो रहा है, 3 सी से हो रहा है, 4 डी से हो रहा है, ठीक है। और मैंने 5 को छोड़ दिया। तो आप मुझे बताओ, ये जो हमने ए और बी में रिलेशन बनाया, तो ये रिलेशन तो है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेशन में लिखा है साफ साफ, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली वन इमेज। हर एलिमेंट यूज़ होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 में 5 रह गया, इसको तो किसी से ज्वाइन ही नहीं किया हमने, किसी से मिलाया नहीं, तो ये एलिमेंट यूज़ नहीं हुआ। तो ये रिलेशन तो है, इसको हम रिलेशन कह सकते हैं, बट इसको फंक्शन नहीं कह सकते। तो हम बोलेंगे नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। इतनी बात क्लियर है? और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिखूँ, एक सेट है ए और यहाँ पे क्या है? सेट बी। 1 2 3 4 5 और यहाँ लिख रहा हूँ मैं P Q R S T, ठीक है। मैंने 1 को P से मिला दिया, मैंने 2 को भी P से मिला दिया, 3 को भी P से मिला दिया, 4 को भी P से मिला दिया, 5 को भी P से मिला दिया, ठीक है। और मैंने बोला बताओ कि ये एक रिलेशन है और ये फंक्शन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो आपने देखा पहली कि एवरी एलिमेंट यूज़ होना चाहिए, तो आपने देखा सेट ए का हर एलिमेंट यूज़ हो रहा है, पहली बात तो फॉलो हो रही है। दूसरी बात कि हर एलिमेंट की एक ही इमेज बननी चाहिए। कितनी बननी चाहिए? एक इमेज बननी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं बननी चाहिए। तो 1 की इमेज क्या बन रही है? P। 2 की इमेज क्या बन रही है? P। 3 की इमेज भी P, 4 की इमेज भी P, 5 की इमेज भी P। इसे कुछ इस तरह समझो, इधर वाले सेट जो है ना, वो मान लो बच्चे हैं, क्या है, और इधर वाले जो हैं वो हैं पिता। तो क्या एक पिता के 4 बच्चे या 5 बच्चे हो सकते हैं? पॉसिबल है ऐसा? हो सकता है ना। ये पांचों के पांचों अगर बच्चे हैं तो इनका पिता एक हो सकता है, कोई हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा। तो इसका मतलब है कि सारे एलिमेंट यूज़ हुए और सभी की एक ही इमेज बनी, सभी की इमेज क्या बन रही है? एक। तो ये फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये फंक्शन। हम ये कह सकते हैं 1 की वैल्यू क्या है? P। 2 की वैल्यू क्या है? P। 3 की वैल्यू भी P। 4 की वैल्यू भी P और 5 की वैल्यू भी P। सभी एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं और हर किसी की अपनी एक इमेज है। तो क्या है? ये एक फंक्शन। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मान लो ये सेट A है और ये क्या है हमारा? सेट B। 1 2 3 4 5 A B C D E। मैंने कहा कि 1 को मैंने A से मिला दिया, ठीक है, और 2 को मैंने A से मिला दिया, 3 को मैंने C से मिला दिया और 3 को ही मैंने D से मिला दिया, है ना। 3 को मैंने किससे मिला दिया? D से।
तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ कि 4 को मैं किससे मिला रहा हूँ, ई से, और 5 को मिला रहा हूँ मैं ए से, तो क्या ये फंक्शन कहलाएगा? क्या ये फंक्शन कहलाएगा? अब आप खुद सोचो, फंक्शन की डेफिनेशन बार बार बता रहा हूँ मैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का हर एलिमेंट यूज़ होना चाहिए। तो सारे यूज़ तो हो रहे हैं, लेकिन हर किसी की क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। लेकिन आप देखो 3 की इमेज सी भी है और 3 की इमेज डी भी है। इसका मतलब एक ही एलिमेंट की 2 इमेज बन रही है। एक एलिमेंट की कितनी इमेज बन रही है, 2, और बननी कितनी चाहिए, 1। यहाँ पे सब की सब एक ही इमेज तो बन रही थी, है ना। यानी कि मैं इसका एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूँ कि 5 बच्चे एक व्यक्ति को अपना पिता कह सकते हैं, लेकिन एक बच्चे के 2 पिता तो नहीं हो सकते ना, पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो ये हमारा क्या है, ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। तो क्लियर होगी बात। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई कि एक फंक्शन जो है वो भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, वो भी एक रिलेशन है, लेकिन वो तब कब कहा जाएगा फंक्शन, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली वन इमेज इन सेट बी, कि हर सेट ए का एलिमेंट सारे यूज होने चाहिए और सभी की एक इमेज बननी चाहिए सेट बी के अंदर। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन। क्लियर इतनी बात। अब देखो जैसे हमने अभी रिलेशन की पहली फंक्शन की पहली डेफिनेशन पढ़ ली, मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे हमने एरो डायग्राम समझा है। अब हमारी एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है फंक्शन की, और इसको हम समझने के लिए एक रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रोस्टर फॉर्म। तो मैंने एक फंक्शन को ना, देखो रिलेशन को आप क्या कहते थे, रिलेशन को आप आर कहते थे, अब फंक्शन को क्या बोल रहे हैं आप लोग, एफ। अब फंक्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है हमें, अच्छा अभी रिलेशन ही बोल देता हूँ उसको, क्योंकि अभी पता नहीं है फंक्शन है नहीं। रिलेशन तो होते ही होते हैं, लेकिन रिलेशन को फंक्शन कब कहा जाता है, जब कंडीशन फॉलो हो जाती है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए, ये सारे के सारे रिलेशन है। अब इनको मैं फंक्शन कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ, ये कैसे पता लगेगा, तो डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं एक बार। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे वर्ड में हम समझें इस चीज़ को, ए फंक्शन एफ, एक फंक्शन जो है वो एक रिलेशन है फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। रिलेशन जो बनाया जाता है वो सेट ए से सेट बी की तरफ बनाया जाता है, और इसी को हम एफ बोल रहे हैं अभी फिलहाल। अगर हमारे सामने कंडीशन हो जाए नो टू डिस्टिंक्ट पेयर, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर इन फंक्शन हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे हमारे ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, ऑर्डर्ड पेयर है। पहला एलिमेंट हमारा ए को बिलोंग करता है और दूसरा वाला बी को बिलोंग कर रहा है। तो वो कह रहा है कि अगर आप इन्हीं ऑर्डर में से कोई भी एक ऑर्डर चुन लो, है ना, कोई भी ऑर्डर ले लो ऑर्डर पेयर का, उसका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे कोई दो डिफरेंट पेयर नहीं होने चाहिए जिनमें फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, सेम हो। अब तुम देखो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, अलग अलग है ना। वो कह रहा है सेम नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, अगर ये एक बार यूज हो गया ना बेटा, दोबारा नहीं आना चाहिए फिर पूरे उसमें कहीं पे भी। 2 अगर यहाँ पर है, यहाँ पे 3 आ रहा है, इन दोनों में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, इन दोनों में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, लेकिन इन दोनों में क्या है, सेम है। तो इसका मतलब हमें एक ऑर्डर पेयर ऐसा मिल गया जिसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या था, सेम था, इसीलिए इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर इतनी बात। दूसरी बात, इसको देखो 1 2 2 3 3 5 5 7, अगर 1 यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो आप देखो 1 कहीं दोबारा दिख रहा है कहीं, अगर 2 यहाँ पे यूज़ हो गए दोबारा कहीं दिख रहा है, 3 यहाँ पे यूज़ हो गया नहीं, 5 यहाँ पे यूज़ हो गया नहीं। इसका मतलब है ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, सेम हो। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट है ना, कोई भी ऐसे 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर ले लो जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास इसमें सेम नहीं है, तो क्या कहलाएगा बेटा, ये फंक्शन कहलाएगा। इसको बताओ, यहाँ तो 1 यहाँ पे यूज़ हो गया फिर दोबारा आ गया, तो ये फंक्शन नहीं है। तो ये इसकी दूसरी डेफिनेशन हुई कि जब भी हमारे पास कभी रोस्टर फॉर्म में एक फंक्शन लिखा हो तो हम ये कह सकते हैं कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन फंक्शन हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट।
पहला एलिमेंट कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, उसे हम फंक्शन कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय एफ। किसी भी फंक्शन को डिनोट हम किससे करते हैं, एफ। इसका मतलब आप जानते हो सच दैट। और फंक्शन बनाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, ए से बी की तरफ। ये सेट ए है और ये सेट बी है। कोई दिक्कत इस बात में? आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या नाम से जानते हैं, डोमेन। और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या होती है, इमेजेस। क्या होती है यहाँ पे, इमेजेस। क्लियर इतनी बात? तो दोनों बात क्लियर है तुम्हें? किसी को डाउट यहाँ तक? ये होगी फंक्शन की डेफिनेशन। अब फंक्शन की डेफिनेशन होने के बाद हमें 3 टर्म को समझना है। एक वर्ड होता है डोमेन, है ना, एक वर्ड है इमेज, एक वर्ड है रेंज, और एक वर्ड है कोडोमेन। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। और फंक्शन क्या है इसको भी समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। देखो होता क्या है, जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन को ये मान के चलो कि बेटा ये ना एक मशीन है। क्या है, मशीन है। अब मशीन कैसी भी हो सकती है आपके सामने, चाहे तो वो किसी चीज़ का भी प्रोडक्शन कर सकती है, चाहे वो मिल्क बनाती हो, है ना, चाहे वो जूस बनाती हो, कोई भी मशीन हो सकती है। तो हमने मान लो यहाँ मशीन लेके चले गए। तो मशीन में क्या होता है कि जब हम यहाँ पे इनपुट डालते हैं, क्या डालते हैं, यानी कोई चीज़ के अंदर डालते हैं तो ये हमें एक आउटपुट देती है। क्या देती है? ऐसे होता है ना मशीन में कि मान लो हमने सब्जी डाली, उसने जूस बना के दे दिया, वेजिटेबल का जूस। फल डाले तो फल का जूस बना के उसने दे दिया हमें। ऐसे होता है। तो ये जो मशीन है ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन को हम एफ एक्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एफ एक्स। तो मैंने कोई फंक्शन ले लिया और मैंने कहा कि ये फंक्शन जो है ये आपका 1/x है। क्या है ये मैंने फंक्शन लिया हुआ है, ठीक है, ये एक मशीन है। इसमें मैं आउटपुट इनपुट डालूंगा और मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट। तो मैंने आपसे कहा कि बेटा यहाँ ना x की वैल्यू आप 1 लेके चलो। क्या लेके चलो? तो जब मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा यहाँ पर तो 1/1 क्या आएगा? तो ये मशीन हमें 1 रखने पे क्या दे रही है, 1 दे रही है भाई। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो क्या देगा, 1/2। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 1/3, है ना। अगर मैं माइनस में जाऊँ तो मैंने कहा -3 रख लो, है ना, तो क्या आंसर आएगा, 1/3। अगर मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू ना 0.5 रख लो, क्या रख लो, तो क्या आएगा 1/0.5, या ऊपर हटा दो तो ये आ जाएगा लगभग, है ना। तो इसका मतलब ये है कि मैं सारी वैल्यू जब पुट कर रहा हूँ तो मुझे कोई ना कोई तो आंसर मिल रहा है। तो ये मेरे क्या है, इनपुट है, और ये मेरे क्या है बेटा, आउटपुट। तो जो चीज़ हम पुट करते हैं वो सारा होता है डोमेन। क्या होता है, डोमेन मतलब होता है इनपुट। समझ गई बात को। और जो हमें मिल रहा है रिजल्ट में वो होता है बेटा रेंज। क्या होती है, इतनी बात क्लियर है तुम्हें कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। लेकिन क्या होता है, मशीन की कंडीशन भी तो होती है। एक कंडीशन ये होती है कि अगर अब ये फलों की जूस की मतलब शॉप है तो ये फल को जूस में कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ डाल दूँ जिससे मशीन ख़राब हो जाए तो वो कंडीशन हो गई ना। जैसे मैं इसमें कुछ आयरन की चीनी डाल सकता है ना, वो क्या कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा। तो इसलिए मान लो अगर मैं ये डाल रहा था तो मुझे एक आंसर मिल रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि x किलो अगर आपने 0 रख दी होती तो क्या होता, तो यहाँ पे हो जाता 1/0। क्या हो जाता है बेटा, और 1/0 जो होता है बेटा ये नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, मैथमेटिक्स में इस चीज़ को नॉट डिफाइन माना गया, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये डिफाइन ही नहीं किया गया। तो किसके रखने से आ रहा है, ये 0 रखने से आ रहा है बेटा। तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि ना इस मशीन के अंदर सब कुछ रख सकते हो सिवाय किसके, 0 के। चाहे आपने पॉजिटिव रखा, चाहे आपने नेगेटिव रखा, आपने डेसिमल रखा, यहाँ तक कि मैं अगर रूट में भी रखूँगा तो भी आंसर मिल जाएगा ना, कुछ वैलिड मिलेगा, इनवैलिड तो नहीं मिलेगा। सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है 0 जिस पर ये इनवैलिड आंसर दे रहा है, नॉट डिफाइन आंसर दे रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस फंक्शन का जो डोमेन है, इस फंक्शन का जो डोमेन है बेटा वो सारे के सारे रियल नंबर हैं, सारे के सारे, सिर्फ किसे छोड़कर, 0 को छोड़ के। तो 0 को मैंने एक सेट के अंदर बंद कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, डोमेन लिखने का तरीका हो गया। बात समझ पाए। डोमेन का मतलब क्या है, वो सारे इनपुट जिससे फंक्शन वैलिड रहता है, इनवैलिड नहीं रहता। तो मुझे पता है सारे रियल नंबर पे ये आंसर देगा, सिवाय किस पे नहीं देगा, 0 पे। तो यही सारा मेरा डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन। क्लियर इतनी बात। रेंज निकालने के लिए हमें कुछ कंडीशंस पढ़नी पड़ेगी। पहले फिलहाल हम डोमेन पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताओ, डोमेन आपको समझ में आ गया क्या होता है। हर किसी को डोमेन बोल सकते हैं क्या हम,
सिर्फ किसको बोलेंगे, वैलिड इनपुट को। क्या होगा, सारे इनपुट डोमेन नहीं होते, वैलिड होना चाहिए। ऐसी कोई वैल्यू मत रख देना जो हमारा आंसर क्या कर दे, खराब कर दे। नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए। अब कुछ कंडीशन दी गई है अलग अलग फंक्शन के लिए, ठीक है। अगर मैं इसको हटाऊं तो मैं बताऊं आपको, जैसे मेरे पास एक तो होता है फ्रैक्शन फंक्शन, यानी फ्रैक्शन में कोई फंक्शन हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1/x टाइप है ना। एक ऐसा हो सकता है कि आपके पास अंडर रूट में हो, जैसे कि अंडर रूट में आपके पास आ गया x - 1, है ना। थर्ड हो सकता है आपके पास ये हो जाए पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल है ना। क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। फंक्शन तो कई टाइप के हो सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, ये अंडर रूट के अंदर है और ये फ्रैक्शन में है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन बनाए गए इन लोगों के लिए। आपको कहा गया कि अगर 1/x आप ले रहे हो तो एक फंक्शन है, ये क्या है ये, और मैंने आपसे कहा कि इसका डोमेन क्या होगा, क्या बताओ, डोमेन। तो आपने कहा कि सर इसका डोमेन ना आप एक्स वैल्यू कुछ भी रख दो, 1 2 3 नेगेटिव में रख दो, अंडर रूट में रख दो, सब पे आंसर देगा, सिर्फ एक वैल्यू पे नहीं देगा। वो कौन सी है, 0 है ना। तो आप कहोगे सर इसका डोमेन क्या है, ये बोल दोगे कि ऑल रियल नंबर है ना, रियल नंबर में सारे आ गए, नेगेटिव पॉजिटिव रूट है ना, अंडर रूट सब आ गए, सिर्फ किसको छोड़ दो, 0 को छोड़ दो। यानी आपको समझ आ गया नीचे वाली वैल्यू बस यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। ये तो बात पता लगी आपको। ये चीज़ कंडीशन है एक, है ना। इसी चीज़ को देखो, अगर हमारे सामने रूट में लिखा हुआ है x - 1, ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा यहाँ पे ना x वैल्यू रख के देखो। आपने कहा कि सर 1 रख लो, क्या रख लो, तो 1 - 1 कितना मिला, डिफाइन है ना। आपने कहा सर 2 रखना, मैंने 2 रख के देखा, कितना मिला, 1। आपने 3 रख के देखा, 2। आपने 4 रख के देखा, 3 मिला, आंसर तो वैलिड आ रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा बेटा एक काम करो, आप ना x की वैल्यू -1 रख लो, क्या रख लो, तो -1 कितना हो जाएगा, और बेटा -2 तो आना नहीं चाहिए रूट के अंदर, रूट के अंदर नेगेटिव तो आता ही नहीं है कभी भी, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन चीज़ हो गई। तो हमें रूट वाले केस में एक बात समझ आई कि अंदर कुछ भी रखो, है ना, लेकिन वो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या फिर आप समझ गए कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव आती है। क्या आती है, आप कह सकते हो कि जो x - 1 है ना वो 0 से बड़ा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, या उसके बराबर भी पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि आपने देखो 1 रख के देखा, 0 तो मिला था ना, 1 से 1 घटाओगे तो 0 आ जाएगा, है ना। और 2 रखोगे तो भी आंसर आ रहा है, 3 रखोगे, यानी 1 से ज़्यादा रखने पे तो बात चल रही है, 1 से ज़्यादा रखने पे तो बात चल रही है। लेकिन 1 से अगर पीछे चले गए तो आपका आंसर क्या आ रहा है, नॉट डिफाइन। तो आपने कह दिया कि भाई -1 को अगर आप उधर ले जाते हो तो आप कह सकते हो कि आपकी जो x की वैल्यू है किससे बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी या उसके बराबर, दोनों पे काम चल जाएगा, है ना। 1 ले लो या 1 से बड़ी ले लो, सब पे आंसर आ जाएगा। तो ये कंडीशन किसके लिए मिल रही है, रूट के लिए। तो रूट वाली केस में जब भी नीचे कोई भी वैल्यू आएगी तो आप समझ जाना उसे 0 से बड़ा लेना है या उसके इक्वल। और फ्रैक्शन वाले में नीचे क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। इस वाले केस में अगर देखो एक फंक्शन आपको 2x + 1 मिल रहा है, ऐसी कोई वैल्यू है जो उसको नॉट डिफाइन कर सके, सोचो थोड़ा, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप 1 रख के देखो, 1 2 3 4 5 6, कुछ है नहीं है ना, कोई दिक्कत, माइनस में रख लो, -1 माइनस का आंसर आ जाएगा। रूट में थोड़ी ना ये जो नेगेटिव आ जाएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी। तो आप यहाँ पे पॉजिटिव रख लो, नेगेटिव रख लो, सब पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। तो उसका जो डोमेन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, ऑल रियल नंबर। क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर्स, है ना। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जो उसको नॉट डिफाइन कर सके। इसके अगर देखें x² + 4, है ना, यहाँ पे कोई वैल्यू रखे, देखो नेगेटिव रखो, इसको पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव रख लो तब भी पॉजिटिव बना देगा। और ये कभी आंसर नॉट डिफाइन देगा, नहीं देगा। इसका भी डोमेन क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर्स, यानी कि सारे के सारे नंबर आप पुट करके देख लो, सब इसका डोमेन है। कोई भी वैल्यू इसका डोमेन मतलब ऐसा नहीं है जो नेगलेक्ट कर दिया जाए। तो याद रखना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो फ्रैक्शन में और किस में होती है, अंडर रूट में। तो ये दोनों चीज़ याद रखनी है आपको, कौन सी कंडीशन फॉलो है। फ्रैक्शन वाले में नीचे वाले पे गौर करना है कि वो 0 नहीं होना चाहिए, और अंडर रूट वाले में अंदर जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए हमेशा,
नेगेटिव नहीं आना चाहिए अंदर, है ना। ये सॉल्व करके हमारा नेगेटिव ना हो जाए, नेगेटिव ना हो जाए। नेगेटिव ना होना मतलब 0 से बड़ा रहना, लेकिन 0 भी हो सकता है, पॉसिबल है, 0 कर सकते हैं, लेकिन 0 से बड़ा ही रहना चाहिए। तो ये इतनी बात को एक बार लिख लो शायद। देखो बेटा, अब सामने एक बार सभी देखना। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ। कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, उनका डोमेन और रेंज हमें याद रखना होता है, बस काम आ जाते हैं। 12th क्लास में बहुत काम आएंगे अभी। और सबसे पहला मैंने जो फंक्शन लिया है वो लिया है कांस्टेंट फंक्शन। क्या लिया है? कांस्टेंट फंक्शन। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? तो देखो, आप ना फंक्शन को f बोलो, फंक्शन ऑफ x बोलो, या उसको y कह दो, दोनों का मतलब सेम चीज़ होती है। तो आप ऐसे रीड करते हो फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ x हमें कोई कांस्टेंट दे रखा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास एक फंक्शन जो है वो 3 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3 कांस्टेंट ही तो है कोई। मैं आपसे कहता हूँ उसका ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ बेटा? ग्राफ बनाओ। तो यहाँ पे x एक्सिस हो गई और यहाँ पे कौन सी एक्सिस हो गई? y। आपको पता है यहाँ पे x की वैल्यू जो हम पुट करते हैं, डोमेन जो पुट करते हैं वो सारे यहाँ आते हैं, और जो रेंज आती है वो सारी किस पे आती है? y पे। और x रखने पे y मिलता है। तो सपोज करो मैंने आपसे कहा कि x की वैल्यू 1 रखो। क्या रखो? यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3, यहाँ पे 1 माइनस का, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 3, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन जाते रहेगा एंड तक। ऐसे यहाँ पे -1 -2 -3 -4, है ना। तो मैंने आपसे कहा कि बेटा आप एक काम करो, x की जगह ना 1 रखो। क्या रखो? तो आपने ना x की जगह 1 रखा, तो क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? यहाँ तो x है ही नहीं, तो क्या रहेगा? ये 3 ही रहेगा। मैंने आपसे कहा बेटा x की जगह 2 रखो, तो क्या आंसर देगा? मैंने कहा x की जगह ना -1 रखो। अगर x की जगह -3 रखो, बताओ 3, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी आप x की वैल्यू बढ़ाते चले जाओ या कम करते चले जाओ, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अगर मैं कहूँ 1 रखने पे आंसर क्या आ रहा है? 3, 2 रखने पे आंसर क्या आ रहा है? 3, 3 पे रखने पे 3, 4 पे 3, 5 पे भी 3, -1 पे 3, -2 पे 3, 3 पे 3, यानी यह लाइन ऐसे ली जाएगी बेटा, है ना। और ये हमें बस क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है? 3 है। y इज इक्वल टू कितना है? 3। और ये कांस्टेंट है, यानी कि x को बढ़ाओ या घटाओ इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये हमारा क्या होगा? इसका ग्राफ हो गया। क्लियर इतनी बात? ये कांस्टेंट का ग्राफ हो गया। अब आपसे क्वेश्चन उठता है कि इसका डोमेन क्या है? क्या बताओ? डोमेन। तो डोमेन कहोगे सर आप ना, डोमेन होता है x की वैल्यू, आपने पॉजिटिव रख के देख लिया, आपने नेगेटिव रख के देख लिया, कुछ भी रख सकते हो आप, कुछ भी रख सकते हो आप, -∞ से लेकर और +∞ तक कुछ भी रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डोमेन है इसका -∞ से +∞ तक। डोमेन क्या होगा बेटा इसका? -∞ से +∞। और इसी को हम बोल सकते हैं रियल नंबर। क्या बोल सकते हैं? कि सारे आ गए इसके अंदर नंबर, कुछ भी रख लो आप उठा के डोमेन में, ठीक है। अब बात आती है रेंज। क्या आती है? रेंज होता है आउटपुट, है ना। तो हमने ये रखा है, हमें आउटपुट क्या मिला? 3। हमने ये रखा, आउटपुट क्या मिला? 3। आउटपुट तो उसका फिक्स है, कितना मिल रहा है हमें? 3। तो उसका रेंज क्या आएगा? ओनली 3 तो आएगा, है ना। तो इसका डोमेन हो गया आपका ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हो गया आपका? 3। कोई दिक्कत इसमें किसी? लिख सकते हो आप इसको। देखो बेटा, अभी हमने पढ़ा क्या? कौन सा फंक्शन पढ़ा था अभी हमने? कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन का नाम क्या है? मॉडुलस फंक्शन। अब इस मॉडुलस फंक्शन को भी अंडरस्टैंड करते हैं क्या है ये, इसका डोमेन और रेंज क्या है, और इसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। तो जब भी कभी आपने मॉडुलस देखा होगा, ये मॉडुलस के सिंबल है, 2 डंडे लगाए हुए हैं ना, मॉडुलस का सिंबल है। और आप इसका मीनिंग इतना जानते हो कि इसके अंदर कोई वैल्यू पुट करो ये पॉजिटिव देता है, इतना पता है सभी को? नहीं पता? चलो अब से याद रखो कि जैसे ना, अगर मैं मोड ऑफ x लिख रहा हूँ एक फंक्शन को, है ना, और मैंने कहा बेटा आपने x की वैल्यू -2 रखो। क्या रखो? तो आपने जैसे ही -2 रखी ना, तो मॉडुलस से काम होता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव बना देते, तो ये +2 आंसर दे देगा। क्या दे देगा? +2 दे देगा। अगर मैंने कहा कि आप -3 रखो, तो आंसर क्या मिलेगा हमें? +3 मिलेगा। अगर मैंने आपसे कहा कि 2 रखो बस, तो 2 को 2 ही देगा, कि पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव को भी क्या बना देगा? पॉजिटिव। ये इस तरह काम करता है। लेकिन अगर इसका सही मायने में एक्चुअल वर्क देखें, तो मॉडुलस वाले फंक्शन को समझने के लिए हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो फंक्शन होता है मोड वाला, ये अपने आप को 2 हिस्सों में ब्रेक कर लेता है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में ब्रेक कर लेता है। ये कहता है
कि अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी लेते हो, किससे बड़ी लेते हो, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लो, तो ये पॉजिटिव वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव को पॉजिटिव देता है ना, तो ये अपने आप को पॉजिटिव की तरह ट्रीट करता है, मतलब ये अपने आप के डंडे हटा लेगा और ये x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कहने का मतलब ये मोड ऑफ x था और मैंने कहा x वैल्यू ना 1 रखो, क्या रखो, तो इसने ना मोड हटा दिया, अपने आप को x माना और कहा x की जगह 1 रख दो। आप x की जगह 2 रखो तो क्या आंसर आएगा, x की जगह 3 रखो तो आंसर पॉजिटिव को पॉजिटिव दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने कहा कंडीशन देखे कि अगर आप x की वैल्यू 0 से छोटी ले लेते हो तो भाई उसको तो मुझे पॉजिटिव बनाना है फिर भी, तो मैं काम करता हूँ, मैं अपने आगे एक नेगेटिव और लगा लेता हूँ, यानी कि अब अपने आप की तरफ क्या कर लेगा, ये अपने आप को -x बना लेगा। और आपने कहा कि सर x वैल्यू -1 रखो, क्या रखो, तो जैसे आप -1 रखोगे तो ये बेटा माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और x की वैल्यू अगर आपने -2 रखी तो क्या कर देगा, इसको माइनस इंटू -2 क्या कर देगा, +2। तो ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना पा रहा है, क्यों बना पा रहा है, क्योंकि अपने आगे इसने क्या लगा लिया है, माइनस लगा लिया, जिससे ये नेगेटिव को भी क्या बना दे, पॉजिटिव बना दे। तो जब भी कभी मॉडुलस फंक्शन आता है तो ये हमें साफ साफ कहता है कि अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी लोगे तो ये x की तरह ट्रीट होगा, और आप x की वैल्यू 0 छोटी लोगे तो किसकी तरह ट्रीट होगा, -x की तरह। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव रखेगा हमेशा हर चीज़ को। क्लियर इतनी बात। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, किसका बनाते हैं, ग्राफ। यहाँ पे मैंने लिखा प्लस इन्फिनिटी है ना, और यहाँ पे क्या है मेरा माइनस इन्फिनिटी। सेम हमारे पास ये 0 है, ये माइनस इन्फिनिटी है, और ये क्या है प्लस इन्फिनिटी है ना y के लिए। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, 4 5 6 1 2 3 4 ऐसे सोन जा रहा है आगे तक, -1 -2 -3 -4 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे ना x वैल्यू रखो 1, क्या रखो, तो 1 रखने पे 1 ही मिल रहा है, 2 रखने पे 2 रखने पे 2, 3 रखने पे 4 रखने पे 5 रखने पे 5, 6 रखने पे 6, 7 रखने पे 7, तो लगभग लाइन। और 0 रखने पे क्या आएगा, तो यहाँ से स्टार्ट करा तो ये कुछ ऐसे जाएगा, है ना। अब मैंने -1 रखा तो -1 को भी तो पॉजिटिव बना रहा है, तो भी यहीं आएगा ना, माइनस रखने पे +1, -2 रखने पे, -3 रखने पे, -4 रखने पे +4, ऐसे आगे भी चलता रहेगा, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, है ना। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है हमारा, इस तरीके से। ठीक है, अब ये ग्राफ तो बन गया, अब बात चलती है कि डोमेन है क्या इसका, क्या बताना है, डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, इनपुट्स। तो मुझे बताओ कोई ऐसी वैल्यू है जो हम नहीं रख सकते, चाहे आप पॉजिटिव रख लो चाहे आप नेगेटिव रख लो, प्लस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कहीं भी चले जाओ, सब पे वैलिड आंसर दे रहा है। तो इसका मतलब डोमेन क्या हुआ इसका, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या फिर क्या बोल दो आप, रियल नंबर, कुछ भी बोल सकते हो। अगर हम बात करें रेंज की, है ना, किसकी बात करें, रेंज की, तो मुझे बताओ रेंज ये है जो y की वैल्यू आ रही है ना, तो y की वैल्यू बढ़ रही है ना, और कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। y की वैल्यू यहाँ भी बढ़ रही है ना, कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी। क्या y की वैल्यू कभी नेगेटिव हो पा रही है, भाई आपको पता है मॉडुलस का मतलब है आप कुछ वैल्यू पुट करो ये पॉजिटिव आंसर देगा, तो उसका मतलब जो हमारा आउटपुट निकलने वाला है वो कभी नेगेटिव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उसका मतलब हमारी रेंज कभी नेगेटिव तो नहीं आएगी, लेकिन मिनिमम कितनी हो सकती है, 0, और 0 से कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी। तो उसका मतलब रेंज जो होगी वो होगी 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, या फिर हम बोल सकते हैं पॉजिटिव रियल नंबर। कौन से नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेंज जो होगी वो हमारी क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर होगी। क्लियर इतनी बात। ये होता है हमारा मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, नाम में आ रहा है सिग्नम। तो इसको अगर हम समझें तो इस फंक्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है ना, फंक्शन को ब्रेक कर दिया, 3 कंडीशन दे दी, और तीनों कंडीशन ऐसे समझनी है कि इसने कहा कि अगर आप x वैल्यू 0 से बड़ी रखोगे फंक्शन में, मतलब x की जगह पे अगर आप कोई वैल्यू 0 से बड़ी रखते हो तो हमारा फंक्शन हमें आंसर क्या देगा, 1 देगा, फिक्स है, ना तो 1 से ज़्यादा ना 1 से कम, ये 1 ही दे देगा हमेशा। अगर आप x वैल्यू एग्जैक्ट 0 रख लेते हो इस x की जगह पे, तो फंक्शन हमें क्या आंसर देगा, 0 ही देगा।
और अगर जीरो से छोटी रख लेते हो तो क्या देगा -1। अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो भाई ये हमारी प्लस इन्फिनिटी और ये हो गया हमारा माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये ओरिजिन है हमारा, है ना। यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ वैल्यू 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जीरो से बड़ी वैल्यू रखने पर। तो x की वैल्यू आप जीरो से बड़ी लेते चलते रहो, आंसर क्या आता रहेगा 1। तो मान लो मैंने जीरो से बड़ा क्या रखा, मैंने 1 रखा, तो क्या आंसर मिला मुझे 1। तो 1 रखने पे 1 मिल रहा है, 2 रखने पे भी क्या मिलेगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 से जीरो से बड़ी रखते रहो ना। 3 रखने पे भी क्या मिलेगा, 4 रखने पे भी क्या मिलेगा, 5 रखने पे भी क्या मिलेगा 1। तो हमारे पास ये ध्यान रखना है। अच्छा, जीरो रखने पे क्या मिलेगा, जीरो रखने पे 0 मिल रहा है, तो एक तो बिंदु यहाँ आएगा क्योंकि जीरो रखने पे 0 मिल रहा है, लेकिन जीरो से बड़े रखने पे क्या मिल रहा है 1। तो एक लाइन यहाँ से आएगी ऐसे करते हुए, ऐसे जाएगी, एरो ऐसे बना देता हूँ, आगे तक जाएगा, है ना। लेकिन मुझे बताओ यहाँ पे जो एक सर्कल बनाऊंगा मैं, क्या बनाऊंगा सर्कल, उस सर्कल में यहाँ वाली वैल्यू नहीं होगी कोई। कहाँ से स्टार्ट है हमारी 1 से, तो यहाँ से चलता रहेगा एरो। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ कि एक्चुअली जीरो छोटी रहता हूँ, जीरो छोटा मतलब नेगेटिव, तो अगर -1 रखता हूँ तो क्या आंसर देगा ये -1 देगा। -2 रखने पे भी क्या देगा, -3 रखने पे भी -1, और यहाँ तो ये कुछ ऐसी लाइन जाएगी, है ना, ये ऐसी जाएगी और ये ऐसी जाएगी, और यहाँ पे एक सर्कल बन जाएंगे, ठीक है। और एक वैल्यू हुआ है जो 0 दे रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसका डायग्राम बन गया। बताओ समझ आ गया कैसे कैसे हुआ। जीरो से बड़ी वैल्यू पे क्या आंसर दिया इसने 1, तो जीरो से बड़ी जैसे आप इधर गए तो सारा आंसर 1 की तरफ लाइन चला गया, है ना। और जैसे हम क्या गए नेगेटिव गए, जीरो से छोटा गए, तो हमारा आंसर -1 की तरफ चलता गया, ठीक है। और जीरो पे एग्जैक्ट क्या आ रहा है 0। तो हमारे पास 3 पॉइंट बने, एक ये वाला और एक यहाँ से यहाँ तक, फिर एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ डोमेन की, क्या बात करूँ डोमेन की, तो डोमेन तो भाई कुछ भी रख लो, माइनस से लेकर प्लस तक कुछ भी रख सकते हैं ना। डोमेन क्या है इसका, ऑल रियल नंबर, है ना, या फिर -∞ से +∞। लेकिन रेंज की बात करें तो भाई रेंज तो हमारे पास 3 ही वैल्यू आई हैं बस पूरे क्वेश्चन में, या तो +1 आ सकती है, या फिर 0 आ सकता है, या फिर -1। तो रेंज तो इससे आगे जा ही नहीं रही, तो रेंज आएगी इसकी -1, 0 और +1, बस ये आंसर, ठीक है। हाँ, ये इसकी रेंज है। करें स्टार्ट। करें, चलो। अच्छा देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो सिंबल है ना, इसको पहले समझना चाहिए हमें होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है। जैसे आपने मॉडुलस समझा था, मॉडुलस का मतलब था कि नेगेटिव चीज़ों को भी क्या बना देगा पॉजिटिव। और ये क्या काम करता है सुनो, जैसे कि अगर आप इंटीजर का मतलब जानते हो सभी, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है पूर्णांक, मतलब पूरा अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए पूरा अंक। जैसे कि 1 एक इंटीजर है, -1 एक इंटीजर है, बेशक ये नेगेटिव है लेकिन है तो कंप्लीट ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 1.3 ये इंटीजर है, इट्स नॉट इंटीजर, क्योंकि ये ना तो 1 है ना ये 2 है, इनकम्प्लीट है। 2.5 ये इंटीजर है, लेकिन 3 तो इंटीजर है ना, -3 इंटीजर है ना। तो इंटीजर होते हैं नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन डेसिमल में नहीं होते, पूरे होते हैं ना हमेशा। क्या होते हैं कंप्लीट नंबर होते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर आप इसके अंदर x की जगह पे कोई भी नंबर फिल करते हो तो ये उसको इंटीजर बना देता है। क्या बना देता है इंटीजर बना देता है। लेकिन इसका मतलब इसने बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाता है। क्या बनाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर लाइन आपकी क्या है, ये नंबर लाइन में बीच में 0 होता है, फिर ये 1 2 ये सब इंटीजर लिख रहा हूँ मैं ना। और कहाँ तक जाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर होते हैं ना सारे के सारे, ये सारे नेगेटिव इंटीजर है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है, और बीच में 0 है। अब मैंने आपसे कहा कि इस ब्रैकेट के अंदर ना आपने रखा 1.8। क्या रखा आपने 1.8 रखा। तो भाई ये क्या करेगा 1.8 को 1 बना देगा। क्या बना देगा, कैसे पता लगा 1 ही बनाएगा, 2 क्यों नहीं बना रहा,
देखो अगर आप देखो 1.8 है ना, तो यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है या तो आप उसके इक्वल लो या उससे, अगर आप ध्यान से देखो तो इससे पहले एक तो इंटीजर 1 है, 1.8 से पहले, 1.8 से पहले इंटीजर कौन है 1, और कौन है 0, -1, -2, -3, इन सब में ग्रेटेस्ट कौन है 1 तक ले लो पहले, 1.8 लिया मैंने, तो 1.8 को देख के आप बताओ कि 1 से लेकर और सारे पीछे तक इन सब में ग्रेटेस्ट कौन है 1 है। तो ये लिखा गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। जो भी यहाँ पे आप x पुट करोगे या तो आप उससे छोटा लोगे है ना, लेकिन उन सब में क्या लोगे बड़ा इंटीजर, उन सब में उससे पिछला जितने भी वैल्यू लिखी गई हैं उन सब में सबसे बड़ा वाला आपको छांटना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2.99, क्या लिख रहा हूँ 2.99, तो आपको पता है 3 तो है नहीं है, तो या तो 2.9 से पिछला वाला लेना है आपको, उससे पीछे वाले सब में देखो चेक करके सबसे बड़ा कौन है, 4 3 2 1 में सबसे बड़ा 2 ही है, तो क्या बना देगा इसको, 2 बना देगा। बात समझ पाई? फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम हो गया कि कोई भी नंबर फिल करो ये उससे या तो उसके एग्जैक्ट, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, क्या रखता हूँ सीधा, तो 2 ही देगा हमें, या तो इक्वल्स टू x के बराबर दे देगा आंसर, या फिर क्या देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन है ना, उससे छोटा जो पहले ग्रेटेस्ट नंबर पड़ेगा उसी को हमें बता देगा ये। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 4.001, क्या देगा आंसर बताओ, क्या देगा आंसर 4 देगा बेटा, क्या देगा 4.01 यहाँ पे है ना, इससे आगे 4 और 5 के बीच में कहीं है, तो उससे पीछे तो जाएगा ये, आगे तो जाने सारा। तो 4 3 2 1 में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, सबसे इंटीजर 4 ही पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 4.99 तो कहाँ क्या देगा, क्या देगा 4 ही देगा ना बेटा, क्योंकि हमें पता है 4.99 यहाँ होगा और हमें जाना पीछे की तरफ ही, बस आगे नहीं जाना, ठीक है। लेस देन और इक्वल्स टू x, और उन सब में क्या ग्रेटेस्ट वाला, ठीक है। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वर्क। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं ग्राफ। देखो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, आपको पता है यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, है ना, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ये हो गया -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन माइनस इनफिनिटी। अब देखो ध्यान से एक बार बोर्ड की तरफ बेटा, मैं आपसे कह रहा हूँ अगर मैं कोई भी वैल्यू 1 से 2 की तरफ लेता हूँ, क्या लेता हूँ, मतलब अगर मैं 1 लूँगा तो क्या मिलेगा भाई, 1 रख के देखो क्या मिलेगा। अगर मैं 1.1 रखूँ तो भी 1 देगा भाई, अगर 1.1 रखूँ तब भी 1 देगा, 1.3 1.4 1.5 1.99 तक ये क्या देता रहेगा, हमें 1 देता रहेगा। 2 पे क्या दे देगा एग्जैक्ट 2, तो यानी ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा ऐसे एरो, है ना, और यहाँ पे एक बनेगा सर्कल, तिल्ली जैसे बनेगा, है ना। फिर आप 2 से 3 की तरफ जाओ, तो जब 2 से 3 की तरफ जाओगे तो 2.1 पे भी क्या आंसर देगा, ये 2, यहाँ तक क्या देता रहेगा, ये 2 देता रहेगा, और 3 पे क्या आ जाएगा ऐसे करके। बात समझ पा रहे हो? अगर आप 3.1 रखते हो तो क्या आंसर दिया इसने, 3 दिया। 3.2 रखो तो भी क्या आंसर दिया, 3। 3.4 3.5 3.6 3.7 कितने रख लो, 4 तक पहुँचने तक ये क्या देता रहेगा, 3 तक देता रहेगा ना, ऐसे जाएगा, है ना। फिर 4 से 5 के बीच में क्या आंसर देगा, तो यहाँ से ऐसे आएगा थोड़ा सा, है ना। अगर -1 रखना स्टार्ट करोगे तो क्या देगा, यहाँ से यहाँ तक क्या देगा भाई, ऐसे जाएगा ना, है ना। फिर उसके बाद ये जाएगा ऐसे करके, है ना। तो ये हमारा कुछ इस तरह चलता रहेगा फंक्शन, इसी बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसका ग्राफ थोड़ा याद रखना क्योंकि 12th क्लास में काम आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये ग्राफ याद रखना क्योंकि 12th क्लास में काम आने वाला है।